Hello everyone, this is Ejab Online Academy. In this video, we will discuss complete procedure of civil suit in the civil court. Lecture number 2. सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 1 की रिव्यू लेंगे कि लेक्चर नंबर 1 हमने जो स्टार्ट किया था प्री ट्रायल प्रोसीडिंग इन द सिविल कोर्ट। तो सबसे जो आर्डर नंबर 1 है वो जो पार्टीज़ का तयन करता है कि नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी। आर्डर नंबर 2 कॉज ऑफ एक्शन, और आर्डर नंबर 3 टू टेक हेल्प प्लीडर, आर्डर नंबर 4 इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, और आर्डर नंबर 6 प्लीडिंग, आर्डर नंबर 7 प्लेंट, और उसके साथ जो आर्डर नंबर 4 प्लस सेक्शन नंबर 26A के साथ जो जितनी एप्लीकेशन से लगती हैं वो ये हमने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस किया है। लिंक ऊपर हम आपको दे रहे हैं, उसमें आप देख लें। और उसके बाद आर्डर नंबर आर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10, आर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। जो 10 है वो रिटर्न ऑफ प्लेंट है, और 11 है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो उसके बाद फिर आर्डर नंबर 5 है इशुएंस ऑफ समन और कॉल रिटन टू डिफेंडेंट अपोजिट पार्टी। फिर उसके बाद डिफेंडेंट है आता है या नहीं आता, नॉट कम्स और कम्स। फिर आर्डर नंबर 9 अगर नहीं आता तो उसमें क्या इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाएगी। और उसके बाद जब आता है तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आएगा, काउंटर क्लेम कर सकता है। और आर्डर नंबर जो 10 है वो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट एग्जामिन दी पार्टी। उसके बाद इंट्रोगेटरीज, फिर एडमिशन्स ऑफ दी बोथ पार्टीज़, जो फरीकैन आएंगे उसको दोनों की एक्सेप्टेंसेस का जो इशू होगा उसको देखेगी। और फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ 14 इसके फ्रेमिंग ऑफ सूट। पिछले लेक्चर में हमने कुछ करेक्शन करनी है कि एक होता है इशू ऑफ फैक्ट, एक होता है इशू ऑफ लॉ। तो पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इशू कहा था, तो आप उसको करेक्ट कर लें कि इशू ऑफ लॉ होता है और इशू ऑफ फैक्ट होता है। और सेकंड बात ये होती है, सेकंड करेक्शन ये है कि एक आपके पास जैसे हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं CRPC में, इस तरह सिविल सूट के अंदर फ्रेमिंग ऑफ सूट करते हैं। तो इसमें एक मुकदमा आता है और उसमें एक जो प्लेंटिफ है वो खुला कर आप केस ले लें कि एक औरत आती है, वो कहती है कि मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, या फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 साल तक जो मेंटेनेंस है वो नहीं दी, 2 साल तक मुझे बीट किया, और उसके बाद फिर मुझे घर से निकाल दिया। तो अगर हस्बैंड है, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज़ को फ्रेम करना या अगर उसमें एक अगर इशू को अगर आपने तयन किया या उसको आपने डिसाइड किया तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप एक तरफ प्लेंटिफ ने दावा किया है और दूसरी तरफ जो डिफेंडेंट है उसने कहा कि मैंने शादी नहीं की, तो आपका यहाँ पर केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इशू ऑफ फैक्ट हुआ ही नहीं। तो अगर वो कहता है कि हाँ शादी हुई, तो उसके बाद फिर इशू ऑफ फैक्ट हो सकता था। तो ये आप करेक्ट कर दें। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ के जब आपके पास आर्डर नंबर 7 के मुताबिक रिटन स्टेटमेंट आ जाएगी तो अदालत के पास 7 डेज़ का टाइम होगा कि अब 7 डेज़ के अंदर फ्रेमिंग ऑफ इशू भी करना है, और उसके बाद जो क्राइटेरियाज हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी है, इंट्रोगेटरीज़ हैं, और एडमिशन है, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, ये पूरे सिस्टम 7 दिन के अंदर पूरे करने हैं। तो उसके बाद जब डिसाइड करना है, अब उसके अंदर इशू ऑफ फैक्ट है, इशू ऑफ लॉ है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर आर्डर नंबर 14 रूल नंबर 2। इसमें अदालत के पास इख्तियार होता है कि अगर दोनों इशूज़ हैं, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ है, तो सबसे पहले अदालत को ये है कि अदालत की जो राय होगी वो सबसे पहले सॉल्व करनी इशू ऑफ लॉ को। अब इशू ऑफ लॉ क्या है कि जुरिस्डिक्शन का इशू हो गया, अगर जुरिस्डिक्शन यहाँ पर नहीं है तो केस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर जो सूट है वो बार्ड है तो उसमें भी इशू ऑफ लॉ को देखा जाएगा। और जब तक आप इशू ऑफ लॉ को नहीं देखेंगे, फ्रेमिंग नहीं करेंगे, तब तक आपके जो इशू ऑफ फैक्ट हैं वो पोस्टपोन ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू 14 आर्डर नंबर 14 रूल नंबर 2। उसके बाद ये है कि अगर आपके पास है जब फ्रेमिंग ऑफ इशू हो गया तो आपके प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो या अपोजिशन पार्टी हो, अगर वो आप क्लेम करती है या अमेंडेंट करती है, ऑब्जेक्शन करती है
कि मुझे इसमें जो सूट है इसमें अमेंडमेंट करना है, कुछ चीज़ अमेंडमेंट करनी है या इसमें कुछ ऐड करना है, तो उसमें भी वो एप्लीकेशन देगा 14/5 की, और उसमें फिर उसमें भी 7 डेज़ का टाइम होगा। अगर 7 डेज़ के अंदर जो प्लेंटिफ ने दावा किया होगा या डिफेंडेंट ने, तो वो फिर उसमें 7 डेज़ के अंदर वो करना है। अदरवाइज़ है, क्योंकि कोर्ट के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है अदालत के पास, तो फिर वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस से डिमांड करेगी प्लेंटिफ से और डिफेंडेंट से। फिर उसके बाद है ऑर्डर नंबर 15। इसमें ऑर्डर नंबर 15 समरी ट्रायल, इफ़ कंसेंट डिग्री और एग्रीमेंट कम्स बिटवीन द पार्टीज अंडर द ऑर्डर नंबर 14 6 रूल नंबर 7। इसमें है कि अब आप को अदालत ने फ्रेमिंग ऑफ इशू किया, उसके दरमियान दोनों पार्टी ने एक कंसेंट कर ली, कंसेंट डिग्री कर दी कि अब हम मसला हल कर लेते हैं, या बीच में कोई बंदा ले आए या आपस में ही सुलह हो गई, तो उसमें फिर ये एप्लीकेशन देकर उस केस को ख़त्म करेंगे। अब ऑर्डर नंबर 5 क्या कहता है कि अब कोर्ट जो होगी वो नाम क्या देगी उस केस को, समरी ट्रायल, मुख्तसर, कि मुख्तसर केस को करके ख़त्म कर देगी, डिग्री पास कर देगी, या अब ये जो फैसला हुआ उसमें हो जाएगा। और ऑर्डर नंबर 14 7 नंबर रूल ये कहता है कि अब अदालत की ज़िम्मेदारी होगी कि वो जो एग्रीमेंट है या कंसेंट है आइदर लॉफुल है या लीगल है। अदर ये ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक पार्टी को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, ब्लैकमेल किया है, मिसप्रेजेंटेशन की है, तो वो सारी जो क्राइटेरिया है वो अदालत की ज़िम्मेदारी हो जाएगी, और उसको देखते हुए फिर ऑर्डर नंबर 5 के तहत समरी ट्रायल का हुक्म जारी करेगी। तो ये भी आ सकता है अगर ये दोनों पार्टीज़ ने यहाँ तक, जहाँ ऑर्डर नंबर 15 तक एग्रीमेंट नहीं की, तो अदालत फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी। कैसे कंटिन्यू करेगी कि ऑर्डर नंबर 16 कहता है कि कॉल ऑफ विटनेसेस के ऑर्डर, अब अदालत ने हुक्म जारी किया कि अब आप जो जितने विटनेसेस के जो नेम्स दिए होंगे सूट के अंदर उसको बुलाया जाए, उससे जो क्वेश्चंस किए जाएंगे, और अगर उसमें फिर अदालत अपने जो रिकॉर्ड होगा उसमें रिकॉर्डेड किए जाएंगे विटनेसेस। फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर 16 है एडजर्नमेंट, कि तारीख ये कि अगर अदालत को कहीं भी कंफ्यूज हुआ कि यहाँ पर एक विटनेसेस ने अलग सी स्टेटमेंट दी है, तो फिर अदालत के लिए फिर आगे प्रोसेस करने के लिए डिफ़िकल्टी होगी, तो इसलिए फिर वो अदालत क्या करेगी कि एडजर्नमेंट तारीख दे देगी कि फ़लाँ तारीख पे आप ये जो डॉक्यूमेंट है या जो बंदा है या जो भी जो इनसफिशेंट डेटा होगी उसको कंप्लीट करके आएँ। तो ये आपका ऑर्डर नंबर 16 है और 17 सॉरी। उसके बाद ये सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर है आफ्टर दी ऑर्डर नंबर 2, आफ्टर ऑर्डर नंबर 4, ऑर्डर नंबर 8, ऑर्डर नंबर 14, उसके बाद ऑर्डर नंबर 18 है कि अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड हियरिंग, यहाँ से फिर हियरिंग शुरू हो जाएगी, एडजुडिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और कोर्ट दोनों को बुलाएगी, और फिर उसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे रिटन होंगे। अच्छा, उसमें दो किस्म के जो विटनेसेस होंगे, ये एविडेंसेस होंगे, वो कैसे होंगे कि सबसे पहले ओरल एविडेंस, उसके बाद होंगे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। अब ये प्रोसेस चल गया, अब आप नेक्स्ट स्टेप में कोर्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करना होता है, तो ओरल एविडेंस भी आ गए, डॉक्यूमेंटरी भी आ गए। उसके बाद ऑर्डर नंबर 6, जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब हम ऑर्डर नंबर 18 पे पहुंच जाते हैं, या हमारा जो सूट है वो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन से दी जा सकती हैं कि किसी पार्टी ने क्लेम किया कि सेक्शन नंबर 75 to 78 लोकल कमीशन बनाई जाए, क्योंकि एक पर्दा नशीन औरत होती है, वो कोर्ट नहीं आ सकती, तो उसका जो बयान लेना लाजमी होता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन देना लाजमी है 75 की, ताकि वो जो लोकल कमीशन है वो वहाँ जाकर जो पर्दा नशीन औरत है उसका बयान लेके आएँ। यहाँ कोई ऐसा रिकॉर्ड पड़ा है जो कोर्ट नहीं ला सकते, तो वो को लोकल जो कमीशन होगी उसको अथॉरिटी होगी कि वहाँ जाकर वो देख के आए वो जो रिकॉर्ड।
यहाँ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, यहाँ एक प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी को देखने के लिए डिस्प्यूट हुआ, एग्रीकल्चर लैंड पे डिस्प्यूट हुआ, तो अब यहाँ पर एक लोकल कमीशन बनेगी, बॉडी बनेगी, वो वहाँ जाकर वो जो ज़मीन होगी या एग्रीकल्चर लैंड होगी वहाँ देख के आएगी कि जो इशू होगा या सिनेरियो होगा वो आके कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड कराएगी। उसके बाद ये है कि सेक्शन नंबर 89 ए ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दोनों पार्टी ने एक एप्लीकेशन दी कि अब जो हमें हुक्म कर दें कि हम किसी तीसरे बंदे से अपना जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व करवा लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा कोर्ट का वक्त वेस्ट करना नहीं चाहते, तो इसलिए आप लिहाजा हमें एक डिक्री जारी करें कि हम किसी तीसरे बंदे से वो फैसला करवाएं। फिर वहाँ से फिर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर चला जाएगा। फिर वहाँ से अगर वो फैसला आ गया तो फिर वहाँ से फिर वो जो एप्लीकेशन होगी या जो डेटा होगी, जो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत जो बंदा जो थर्ड पर्सन होगा वो जो डिसाइड करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो प्लेंटिफ को मिलेगी या डिफेंडेंट को मिलेगी, फिर वो एप्लीकेशन या वो जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में जाकर फिर वहाँ से फिर एक अथोराइज डिक्री लेके आएंगे। उसके बाद आर्डर नंबर 38 है, वो ये अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी के प्लेंटिफ ने केस किया या डिफेंडेंट ने एक एप्लीकेशन दी कि आप सबसे पहले इनकी किसी एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करें। ऐसा ना हो कि ये बंदा बीच के अंदर चला जाए और फिर यहाँ ये प्रॉपर्टी है, इसके साथ ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों के ऊपर कब्ज़ा है। तो जब तक ये डिसाइड नहीं होता तब तक इस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर दें, इसके ऊपर स्टे लगा दें या इसको आप कोर्ट के कब्ज़े में ले लें। जब तक ये इशू हल सॉल्व नहीं होता तब तक आपके पास ये प्रॉपर्टी हो, ताकि वो बंदा कहीं ना जा सके जब तक सूट का फ़ैसला ना आए। तो ये 38 ऑर्डर है। और उसके बाद सेक्शन 94 टू 95 ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग रिसीवर अपॉइंटेड कि एक बंदे ने केस किया, मालिक मकान ने केस किया टेनेंट के ऊपर कि ये मुझे टेनेंट ने मालिक मकान के ऊपर केस किया कि इन्होंने मुझे एक तो बेसिक फैसिलिटीज़ तो नहीं दी, मगर ये मुझे ज़्यादा टीज़ कर रहा है, या जो भी इशू चल रहा होगा या एग्रीमेंट की है 5 साल तक, तो वो मालिक मकानों को 1 साल के बाद उसको निकाल रहा है या नोटिस भेज रहा है, तो वो केस के अंदर कोर्ट के अंदर इनके ख़िलाफ़ सूट फाइल करता है। तो फिर ये जो टेनेंट होगा वो जो मालिक मकान होगा वो एक ये एप्लीकेशन दायर कर सकता है कि आप टेनेंट से जो रेंट होगी वो आप ले लें और कोर्ट के जो अकाउंट है उसमें आप डिपॉजिट करवा दें, या रिसीवर जो अपॉइंटेड होता है उसके नाम पे आप करवा दें। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि ये केस जब तक ख़त्म हो या सॉल्व हो जाए ऐसा ये बंदा चला ना जाए। तो इसलिए या कोई एक रकम का इशू है, या एक बंदा कहता है कि मैं जब तक केस चलेगा तब तक हर ईच मंथ में आपको इतने इतने पैसे दूंगा, तो वो एक रिसीवर होगा अपॉइंटेड होगा, वो उनसे वो लेगा, कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड होगा, वो लेगा। जब वो इशू सूट ख़त्म हो जाएगा, फाइनल डिग्री आ जाएगी जिसके हक़ में आएगी, फिर वो पैसे उसके पास चले जाएंगे या इस तरह। और फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 113 के इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट रेफ़र टू हाई कोर्ट के अदालत कहती है कि ये जो मामला है ये को इस अदालत से बाहर है, इस अदालत इसको वो हैंडल नहीं कर सकती, उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, तो वो रेफ़र करेगी हाई कोर्ट के अंदर, ये रेफ़र टू हाई कोर्ट। और वैसे 114 एंड 151 के जो सेक्शन हैं CPC के हैज़ पावर टू इनहेरेंट देते हैं कि आप जो केस है उसको आप फर्दर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर नंबर 19 कि अगर आपने किसी ने भी यहाँ पर अगर अटैचमेंट ऑफ सच जो पार्ट ऑर्डर नंबर 38 की एप्लीकेशन नहीं दी या सेक्शन नंबर 89 की नहीं दी, तो आप कोर्ट क्या करेगी कि विदिन 20 डेज़ के अंदर फाइनल आर्गूमेंट स्टार्ट कर देगी।
कि कोर्ट कहेगी दोनों पार्टीज़ को कि आप स्टार्ट करें फ़ाइनल आर्गूमेंट। उसके बाद फिर कोर्ट अदालत अपना फैसला देगी। तो ये ऑर्डर नंबर 19 ये कहता है कि अदालत के पास 20 डेज़ का टाइम होता है, और ये आपको याद करना है। और ऑर्डर नंबर 20 कि ये जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास करेगा, ये फ़ाइनल होगा और ये चेंज नहीं हो सकता, कि जजमेंट के नॉट बी चेंज आफ्टर द फाइनल डिसीजन। अगर फाइनल डिसीजन आ गई तो फिर उसके बाद चेंज नहीं होगा। अलबत्ता उसकी रेमेडीज़ अलग हैं, वो उसमें उसमें जजमेंट्स के दो किस्म, दो काइंड। अच्छा, जैसे डिक्री आई तो उसमें दो पार्टीज बन जाएंगी। जिसके हक़ में आई तो उससे कहते हैं डिक्री होल्डर, और जिसके ख़िलाफ़ आया, जो अपोजिट में हुआ जो बंदा था उसमें, उसको हम कहते हैं डिक्री डेटर। अब 30 डेज़ तक जो है वो दोनों पार्टीज़ वेट करेंगी, कोर्ट वेट करेगी कि 30 डेज़ अगर कोई ऐसा इशू, कोई एप्लीकेशन अपील की या जो भी हो, तो वो 30 डेज़ का टाइम है। उसके बाद ऑर्डर नंबर 21 के एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री 30 डेज़ के बाद अब एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन आएगी कि आप एग्जीक्यूट करने के लिए आप हुक्म जारी करें। कि प्री इमिशन सूट होता है एक होता है पार्टीशन। तो ये अलग हैं, इसमें आप डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्री होती है, मनी डिक्री, कंजुगल राइट्स की डिक्री होती है, इंजक्शंस की डिक्री कैसे होगी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री कैसे होगी, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 10 एंड 11 कि एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट। अब वो बंद जिसके हक़ में डिक्री पास हुई है, वो कोर्ट को वो कहेगा कि आप अब मुझे इसके ऊपर अमल दरामद करवा दें, कि आप ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे आप जिसके कब्ज़े में है उससे आप मुझे लेके दें। तो उसके बाद वो जो कोर्ट की ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि वो एग्जीक्यूट करे। अच्छा, रेमेडीज़ क्या हैं कि अगर एक जो डिक्री डेटर है, यहाँ जो प्लेंटिफ है, अगर प्लेंटिफ के हक़ में फ़ैसला आया तो प्लेंटिफ कहेगा तो ये तो मुझे जो रकम मिली है या प्रॉपर्टी है तो आधी मिली है, तो ये भी अपील कर सकता है। और जो डेटर है, जो डिक्री डेटर है या डिफेंडेंट है, वो भी कर सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि 12/12 की एप्लीकेशन देगा फ्रॉड की, कि ये मुझसे फ्रॉड हुआ है। ऐसा ना हो कि सूट के अंदर फ्रॉड हो, या डिफेंडेंट कहे कि इस केस के अंदर एक फ्रॉड हुआ है, तो ये एप्लीकेशन आएगी। उसके बाद फर्स्ट अपील 96 to 99, ये अपील हाई कोर्ट के अंदर चली जाएगी। अपील करेगा कि मुझे रिलैक्सेशन रिलीफ चाहिए, या इसके अंदर नज़रसानी करें इस फैसले के ऊपर। और सेकंड अपील है 100 to 104 सेक्शन तक, दोनों अपीलें हैं, ये राइट है दोनों के। अगर कोई खुश नहीं है डिग्री से तो वो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अवेल कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 115 के रिवीजन, के कोर्ट अगर जुरिसडिक्शन का इशू था या है तो 115 सेक्शन की जो एप्लीकेशन दे सकता है कि आप इसके ऊपर रिवीजन कर सकते हैं। पहले ये होता था कि ये हर जो ऑर्डर है या हर एप्लीकेशन के साथ ये रिवीजन की एप्लीकेशन आती थी, फिर एक ऑर्डर के ऊपर वो देखा जा सकता था। मगर अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट कि ये है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और लास्ट में ये फिर एप्लीकेशन आएगी और इसमें फिर आप दे सकते हैं। और यहाँ तक ये है कि आपको जो सिविल प्रोसीजर, जो CPC है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सूट ट्रायल प्रोसीडिंग है, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 21 तक। इनके अंदर हमने ऑर्डर नंबर 33 भी पढ़ लिया, 38 भी पढ़ लिया, 39 भी पढ़ लिया, और उसके अलावा 23 भी पढ़ लिया। और इसके बाद हम आगे भी जाके जो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर होगा वो रेस जुडिकाटा के ऊपर होगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 11 पे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये जो सूट ट्रायल प्रोसीडिंग है इन सिविल कोड आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक ये है रिवाइज़ के लिए। अगर आपसे LLB पार्ट 3 या जो जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स हैं
उसमें भी अगर आप पूछ सकता है तो आप इसको चार्ट बना के आप वहाँ लिख के आ सकते हैं कि इसमें आपको प्लस पॉइंट मिलेगी। इस तरह अगर आप मेमोराइज़ करेंगे, जैसे ये चार्ट है तो इसमें आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगी। और ये लास्ट फाइनल तक है। थैंक यू।